दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन राजनीति विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की 11वीं कड़ी में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान एवं नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अवधारणा लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान लोकतंत्र प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है आपके जेम्स ब्राइस, एल लावेल, जॉन सीले या फिर एवी डायसी। तो सही उत्तर है दोस्तों, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये सीले या जॉन सीले की परिभाषा है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास का नव शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है। ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण और उपर्युक्त सभी के कारण। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो नियो क्लासिकल थियरी है ये इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोज हुए, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट हुआ और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण नौ शास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि ये वक्तव्य किसने दिया था कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर एम मैकाइवर या सी एच कूले। तो सही उत्तर है दोस्तों, जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ये कथन आर एम मैकाइवर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा विकसित विचार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद। तो सही उत्तर है दोस्तों, एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा प्रतिपादित विचार जो है उग्र मानवतावाद के नाम से जाना जाता है। एन राय भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे और उनका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एन राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में या फिर विशिष्ट वर्ग में। तो सही उत्तर है दोस्तों, एन राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति लोगों में निहित है। एन राय ने सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्य पद्धति को ठुकरा दिया था और दल प्रणाली को उन्होंने समाप्त करने की बात की थी और उन्होंने ये माना कि सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेना होगा और इसी को राय ने संगठित लोकतंत्र कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन है आपके रूसो, डनिंग, डी टाकविले या जेम्स मेडिसन। तो सही उत्तर है दोस्तों, डी टाकविले। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है और इन्होंने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लोकतंत्र जो है समानता के विस्तार को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही खतरा होता है, इसलिए ये बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। तो लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता डी टाकविले ने माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा एक गलत है? ऑप्शन है आपके सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति या फिर व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। तो देखिए ये प्रश्न कठिन है। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में ये पूछा गया था कि रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत में कौन सा गलत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक समानता जो है ये रूसो के
लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में गलत है। रूसो की एक महत्वपूर्ण कृति है ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। इसमें उन्होंने प्राकृतिक समानता को नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय क्या है? ऑप्शन है आपके, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है, निम्न सहभागिता बिलगाव और आवश्यक हानि को इंगित करती है, उत्तर साम्यवादी राज्यों को प्रजातांत्रिक मूल्यों और आकांक्षाओं का पोषण, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान सिद्धांत जो है ये आमंड और बर्बा ने प्रतिपादित किया था, और इसमें उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि निम्न सहभागिता या जनता की कम सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है और कारण है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। तो ये आपका गलत है। और कारण में क्या दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कारण जो है वो सही है लेकिन कथन जो है वो गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है आपके प्लेटो, गैटेल, अरस्तु या फिर बोंधा। तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र शासन का विकृत रूप, ऐसा ग्रीक विचारक अरस्तु का मानना था। अरस्तु ने लोकतंत्र को शासक का खराब या विकृत रूप कहा है, और बहुत से व्यक्तियों के शासन के सामान्य रूप को उसने मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी कहा है, और उसका विकृत रूप डेमोक्रेसी है। तो कुल मिलाकर अरस्तु के अनुसार जो है लोकतंत्र नहीं बल्कि पॉलिटी शासन का जो है अच्छा या सामान्य स्वरूप है। अगला प्रश्न है, पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है, इसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है, क्योंकि वो पॉलिटी को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए, लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स या फिर जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ विचारक है हॉब्स। हॉब्स स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति को सुरक्षा को अधिक महत्व देता है और किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता है। तो ये जो है लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था? ऑप्शन है आपके सेबाइन, सी.एल. बेपर, लॉर्ड लोथियन या फिर डनिंग। तो सही उत्तर है दोस्तों, सी.एल. बेपर ने जे.एस. मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है। मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की तरह लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, और मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में भी अंतर करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि ये मनुष्य की बुद्धि और चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। तो कुल मिलाकर मिल को विरक्त प्रजातंत्री या प्रजातंत्रवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मानता है कि इस लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है आपके मधुलिमय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन जे.पी. नारायण, जयप्रकाश नारायण का चलाया गया था, और उन्होंने ए पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करके लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं। और 20वीं शताब्दी के 70 के दशक में उन्होंने इस आंदोलन का जो सूत्रपात किया था उसका उद्देश्य था जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, और जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को समग्र क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ऑप्शन है आपके गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स या फिर रूजवेल्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य को इंडस्ट्रियल स्टेट या औद्योगिक राज्य मानता है
गैलब्रेथ, और गैलब्रेथ की कृति है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। याद रखिएगा, गैलब्रेथ की जो पुस्तक का नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट है। अगला प्रश्न है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र या पॉलिटी का विकृत रूप क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, आप इसके आधार पर सही उत्तर दे सकते हैं। अरस्तू ने बहुतंत्र या पॉलिटी के विकृत रूप के रूप में लोकतंत्र को माना है, और वो पॉलिटी को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था और लोकतंत्र को विकृत शासन व्यवस्था कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। ऑप्शन है आपके लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स और हेराल्ड लासवेल। तो सही उत्तर है दोस्तों, डेविड बी ट्रूमैन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहेल, ये आपका सही है। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटोना मोस्का, ये भी सही है। लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण जो है ये हीगल, ये आपका सही नहीं है। हीगल ने लोकतंत्र का नहीं बल्कि राज्य का कारपोरेट सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन किया है। ऑप्शन है आपके जे जे रूसो, कार्ल मार्क्स, एम ए बाकुनिन या जे मेडिसन। तो सही उत्तर है दोस्तों जे मेडिसन जो है, इसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया। और जे मेडिसन जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको अमेरिका का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक कल्याणकारी सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है आपके कुलीन तंत्री सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर या फिर मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो सही उत्तर है लोक कल्याणकारी सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर इसलिए क्योंकि कल्याणकारी राज्य में सबके मन में ये भावना होती है कि राज्य प्रजा पर अपना नियंत्रण और अधिकार रखता है, लेकिन प्रजा के कल्याण के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश नीति के रूप में कार्य करता है जिससे प्रजा का जो है परोक्ष रूप से राज्य का नियंत्रण होता है राज्य पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य या फिर केवल शासन का स्वरूप नहीं बल्कि जीवन का माध्यम है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि लोकतंत्र केवल शासन का एक प्रकार नहीं बल्कि जीवन का एक माध्यम भी है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और ये आप प्रश्न की भूमिका या प्रश्न के महत्व को इस रूप में दे सकते हैं कि ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा के पीजीटी में, यूपी जीआईसी प्रवक्ता और फिर से जीआईसी प्रवक्ता में ये पूछा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्र लोक प्लस तंत्र यानी जनता का तंत्र है, और इसमें अंतिम सत्ता शासन जो है लोगों में या सामान्य जनता में निहित होती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा इसी पर आधारित है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा क्या है। ऑप्शन है आपके स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली या फिर सांप्रदायिकता का अभाव। तो सही उत्तर है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली बाधा है। और स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल और सांप्रदायिकता का अभाव, ये सब स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में सहायक तत्वों के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का भी प्रश्न है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राज्यतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों, प्रजातंत्र का जो स्वरूप भारत ने स्वीकार किया है वो है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वरूप को भारत ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन है आपकी विधायिका, विधायी समितियां, जन पदाधिकारी वर्ग या फिर मंत्रिपरिषद। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं प्रत्यायुक्त विधायन क्या है। तो इसका अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। और संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभाग अधिकारियों को प्रदत्त कर देती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधायन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जन पदाधिकारी वर्ग जो है ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें क्या होता है निर्वाचित और नियुक्त यानी जो है नेता और नौकरशाह दोनों आ जाते हैं, इसलिए ये सही उत्तर नहीं होगा। केवल प्रशासनिक जो है पदाधिकारियों से संबंधित ये उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों लोकतंत्र के बारे में। ये कथन किस विचारक का है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों न लगे। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके C.D. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जेलास्की या फिर वाल्टर बेझार्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन C.D. बर्न्स का है। वो कहते हैं कि लोकतंत्र में या प्रतिनिधि सभाओं में त्रुटियां हैं, लेकिन मोटर गाड़ी खराब हो जाने पर उसकी जगह बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उन लोगों के प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र वह कला और विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र के गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट मिचेल्स, विल्फ्रेडो पोरेटो, गायटानो मोस्का और रेमो आरो। तो दोस्तों ये जो विचारकों के नाम दिया है ये सभी विचारक अल्पतंत्रवादी या अल्पतंत्र के सिद्धांत के समर्थक विचारक हैं, अभिजनवादी विचारक हैं। और इनका मानना है कि जो शक्ति होती है वो शासन के कुछ मतलब गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, जो कि एक अल्पतंत्र होता है या छोटा सा गुट होता है। तो ऑप्शन है आपके लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन। तो सही उत्तर है इसका कि रॉबर्ट मिचेल्स ने गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में इस विचार का प्रतिपादन किया था कि चाहे कोई भी संस्था जो है स्थापित की जाए, कोई भी संस्था संगठन स्थापित किया जाए, उसका नियंत्रण अंत में एक छोटे से गुट में ही हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन है आपके विल्फ्रेडो पोरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, सभी तीनों। तो ये सही उत्तर है, सभी तीनों विचारक विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है पैरेटो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपके वो हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है, उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना, उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की और उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की। तो दोस्तों सही कथन नहीं है कि उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। विल्फ्रेडो पेरेटो ने साम्राज्यवाद की प्रशंसा नहीं की थी और उसके अलावा अन्य जो कथन हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कौन सा विचारक कहता है? ऑप्शन है आपके लियोडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड या फिर प्रोधा। तो सही उत्तर है दोस्तों टेलीरैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है और उसने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। दोस्तों प्लेटो और अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र है। कार्लाइल लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार कहते हैं। लियोडोविकी के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। और एंथोनी गिडिन्स एक विचारक हैं, वो कहते हैं लोकतंत्र में भावनात्मकता और बहुमत की अत्यधिकता देखी जाती है। और अर्नेस्ट बारकर लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन मानते हैं।
अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की या फिर टीवी स्मिथ। तो सही उत्तर है दोस्तों टीवी स्मिथ। टीवी स्मिथ लोकतंत्र को एक लाइफ स्टाइल या जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ऑप्शन है आपके प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। सही उत्तर है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देने वाला प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठित करने की बात करता है और रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, ये कथन किसका है? दोस्तों आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है वयस्क मताधिकार को सही ठहराया जाता है या सभी शासन व्यवस्थाओं में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन किस विचारक ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सार्वभौमिक नहीं माना है? ऑप्शन है आपके गिलक्राइस्ट, लास्की, गैटेल या गार्नर। तो सही उत्तर है ये कथन गिलक्राइस्ट का है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को वास्तव में सार्वभौमिक नहीं मानते हैं। दोस्तों विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की आयु जान लेते हैं कितनी है। भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष है। फ्रांस और जर्मनी में 20 वर्ष, डेनमार्क और जापान में 25 वर्ष और नॉर्वे में 23 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मनुष्यों को यदि कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ब्राइस, अब्राहम लिंकन, लास्की या फिर लावेल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है, जो मानते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। सीले देखिए लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। डायसी कहते हैं कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जानते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सभी मतों को समान महत्व दिया जाता है, लेकिन ये प्रश्न देखिए मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके आग, रेन, जे एस मिल या फाइनर। तो सही उत्तर है ये कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो मानते हैं कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। मिल का कहना है कि शिक्षित और योग्य व्यक्तियों को अज्ञानी और मूर्ख व्यक्तियों को तुलना में बहुमत का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और मिल ने लिंग के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया और महिला मताधिकार की वकालत की। मताधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जो निश्चित शैक्षणिक योग्यता रखते हों। इसके अलावा मिल ने गुप्त मतदान का विरोध किया और खुले मतदान को उचित ठहराया। मिल के अनुसार संसद की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए द्विसदनी सदन उपयोगी है। और बेंथम ने दोस्तों एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया था, जबकि मिल ने मतों के जो है बहुमत, योग्यता और जो है शिक्षा के आधार पर मतों को बराबर नहीं माना था। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ये कथन है आपका सीले का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है लोकतंत्र के संबंध में कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। ये सीले का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? ये सीले का कथन है। और यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वो नष्ट हो जाएगा। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपका मॉन्टेस्क्यू, अरस्तू, मैकियावेली या फिर जे एस मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन अरस्तू का है। अरस्तू ने कहा है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो अति समानता की भावना से वह नष्ट भी हो जाएगा।
एक विचारक हैं गेटेल। इनका मानना है कि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। वहीं मिल का विचार है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक ये अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है। लावेल एक विचारक हैं। उनका मानना है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से जब आप सुमेलन करेंगे तो देखिए शास्त्रीय लोकतंत्र जो है ये जॉन लॉक का है, याद रखिएगा। बहुल लोकतंत्र अरस्तू का है। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन का है। और सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहल का है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहल का है। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन का है। बहुल लोकतंत्र जो है ये अरस्तू का है। और शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपकी सामान्य इच्छा, शक्ति पृथक्करण, संविधानवाद या संस्थावाद। तो सही उत्तर है दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और मॉन्टेस्क्यू ने अपना ये सिद्धांत अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की भावना में प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है, तो किस में? तो सही उत्तर है अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन है न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है, या सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र के आवश्यक लक्षणों में ये है कि यहाँ पे प्रेस स्वतंत्र है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लेकिन जो लोकतंत्र का अभिलक्षण नहीं है वो है कि न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। तो ऐसा ये लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस प्रकार के शासन व्यवस्था में है? ऑप्शन है आपके लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र या फिर अभिजात तंत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी होती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र और अभिजात तंत्र इन सब की एक तरह से विरोधी या विपरीत शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है किससे? राजनीतिक दल, न्यायालय और संविधान से, विधानपालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय से, राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान से, फिर विधानपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका से। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीतिक प्रतिनिधित्व या व्यक्तियों का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो राजनीतिक दल, विधानपालिका और संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र आप जानते हैं कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन लोकतंत्र में जो देश का शासन है वो सीधे जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। और यही लोकतंत्र की खूबी है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन है कि यह गुण की जगह संख्या पर अधिक बल देता है, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरों को न्यूनतम बनाता है, यह बहुमत की राय पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों उदार लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे विशिष्ट लक्षण ये है कि ये सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। दोस्तों सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानना जो है समानता की गारंटी है। एक व्यक्ति एक मत का प्रतिपादन जर्मी बेंथम ने किया था और उसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को एलेन बाल ने कहा है कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों का समान दावा होता है, राजनीतिक भर्ती खुली होती है, किसी पे कोई दबाव नहीं होता है, नागरिकों की स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और प्रेस और मीडिया स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो सही उत्तर है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अधिनायकवाद, राजतंत्र और वर्गतंत्र में ये संभव नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय और द्विदलीय। तो सही उत्तर है कि दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति द्विदलीय शासन पद्धति है। और राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक और उत्तरदायी शासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं और राजनीतिक दल एक प्रकार से लोकतंत्र के जीवन धारा होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है आपके लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में प्रचलित व्यवस्था है। यहाँ जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखती है। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में अभी भी जो है संचालित है। अगला प्रश्न है, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? ऑप्शन है आपके जनमत संग्रह, उपक्रम, दबाव समूह या लैंडस्चिमिंडे। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन दबाव समूह नहीं है। दबाव समूह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है, जबकि जनमत संग्रह, उपक्रम और लैंडस्चिमिंडे ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रांस जाना जाता है किसके लिए? एक दलीय प्रभुत्व के लिए, द्विदलीय व्यवस्था के लिए, बहुदलीय व्यवस्था के लिए या दल विहीन व्यवस्था के लिए? तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? ऑप्शन है आपके गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह या फिर न्यायपालिका। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र में दबाव समूहों का कार्य जो है अपने हितों में बढ़ोतरी करना है। लोकतंत्र में दबाव समूह वर्णन हितों को मुखरित करने के लिए जो है महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? अदृश्य साम्राज्य आधुनिक लोकतंत्र में किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनसंचार माध्यम या समाचार पत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र में अदृश्य समाज, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स को कहा जाता है और प्रेशर ग्रुप को दबाव समूह डी मैकिन ने कहा है। अदृश्य समाज डी मैकिन ने लोकतंत्र में दबाव समूहों को अदृश्य समाज कहा है और ये एक ऐसा संघ या संगठन होता है जो अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण कथन देखिए, आहमंड हैं, कोबकीज हैं, सेकेंड, हेवोल्ड ये दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। एलेन बाल दबाव समूहों को दबाव गुट की संज्ञा देते हैं। फाइनर ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य कहा है और दबाव समूहों को वो तृतीय सदन भी कहता है। सैलिन रिचर्ड लेम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहते हैं और एलेन पार्टर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है, एलेन बाल ये दबाव समूह को प्रभाव गुट कहते हैं और फाइनर ने दबाव समूहों को गुमनाम साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिक दलों के आवश्यक कार्य नहीं है? ऑप्शन है वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं और वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं वो चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक शक्ति या सत्ता के लिए प्रयास करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं ये राजनीतिक दलों के आवश्यक कार्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। देखिए, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं, सही है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है, सही है। और राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। तो इसमें से जब आप सही कूट बनाएंगे तो ये सभी कथन दोस्तों सही हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किस में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण,
अभिनवकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण या उपर्युक्त सभी। तो औपचारिक प्रशिक्षण जो हैं इनको उपर्युक्त सभी में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि औपचारिक प्रशिक्षण में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अभिनवकरण प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी कुछ शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनमत निर्माण के साधन कौन से हैं? तो जनमत या पब्लिक ओपिनियन जो होता है दोस्तों, उसके साधन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन और शेयर बाजार। तो देखिए, शेयर बाजार नहीं बल्कि प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन ये जनमत निर्माण के साधन हैं। क, ख और ग ये जनमत निर्माण के साधन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? तो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। तो इसमें सही उत्तर है ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स अस्थाई और उच्च सदन है, और इसके अलावा जो निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स है। और यहाँ पे लेकिन वास्तविक शक्ति क्राउन में या मुकुट में निहित होती है, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी संसद सर्वोच्च है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिद्धांत लागू किया जाता है? तो आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, और यहाँ पर उपक्रम, प्रत्याह्वान, परिप्रेक्षा ये सारी विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में एक विचारक हैं हर्नसा, उनका कहना था कि शुद्ध रूप में लोकतांत्रिक शासन वह शासन है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र विशाल जनसंख्या वाले देशों में संभव नहीं है, छोटे या कम जनसंख्या वाले देशों में ही ये संभव हो सकती है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर अमेरिका। तो सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी पाई जाती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाला देश कौन सा है? ये है स्विट्जरलैंड। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए ये कुछ सूची 1 और सूची 2 से मिलान कराना है। भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ और ईरान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको आप ऐसे करिए, तो भारत में अगर जो हम लोकतंत्र मिलाते हैं, भारत में लोकतंत्र की या जनतंत्र है, तो पहले का ईरान में धर्मतंत्र है। नेपाल में देखा जाए अगर जो यहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सही मिलान नहीं करते हैं, आइए व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जनतंत्र है, नेपाल में अब क्या है 1990 तक राजतंत्र था, आप जानते हैं वहाँ राजा का शासन था, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र का ऑप्शन है नहीं। तो अब वहाँ, लेकिन वहाँ भी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र अपना लिया गया है। और सोवियत संघ, जिसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, वहाँ पे सर्वाधिकारवादी शासन था। और ईरान में जो इस्लामिक गणराज्य है वो धर्मतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है? निर्णय यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है, ये सही है। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, सही है। यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है, ये जो है सही नहीं है। यह विवादों के समाधान की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो निर्णय निर्माण या डिसीजन मेकिंग के संबंध में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। और जो अन्य 3 कथन हैं, ऑप्शन है निर्णय निर्माण के संबंध में, वो सही हैं। निर्णय निर्माण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। एक विचारक हैं टेरी, वो कहते हैं 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प का चुनाव निर्णय लेना है। हर्बर्ट साइमन जो है डिसीजन मेकिंग थियरी से संबंधित हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी अपना विचार दिया है। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। और लोक प्रशासन के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन को निर्णय निर्माण संबंधी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस पद्धति को प्रत्याह्वान कहा जाता है। प्रत्याह्वान का मतलब ये है रिकाल। रिकाल यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक नहीं है तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इसको प्रत्याह्वान या रिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके ब्लंटसली, गार्नर, लेकी या फिर न्यायाधीश स्टोरी। तो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय सदन के संबंध में ये कथन गार्नर का है, जो ये कहते हैं कि द्वितीय सदन की विद्यमानता या द्वितीय सदन की उपस्थिति स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं 1 और 2, इसमें से आपको सही कथन बताना है। कथन है कि राजनीति में बहुलवादी क्रांति जो है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल व्यवस्था को रेखांकित करती है, सही है। और सत्ता का केंद्रीकरण कर्मठता में वृद्धि करता है, ये भी सही है। लेकिन जो आर है या कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा लोकतंत्र से संबंधित, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र या जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें कि हमने परीक्षाओं में आए हुए लोकतंत्र टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को कवर किया। और लोकतंत्र पर आधारित एक हमारा वीडियो भी है जिसमें हमने लोकतंत्र, उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं और लोकतंत्र के प्रमुख प्रकार पर भी चर्चा की है। आप वहां से फुल वीडियो लोकतंत्र का देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।